पाकिस्तान लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा हो जाए क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है। आसिम मुनीर ने क्या कहा था? उसने यही कहा था कि हम टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, हम टेररिज्म अपना जारी रखेंगे। अगर पाकिस्तान को अपने आप को समेट के रखना है तो ये वाला कार्ड उसको खेलते रहना पड़ेगा। तो ये सिर्फ बेसिकली पंजाबी मुसलमानों को टारगेट में रखते हुए और ये प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है। बहुत सारे इलाके हैं जहां से पुलिस पहले छोड़ के चली गई थी, अब वहां से फौज भी चली गई है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम कश्मीर में लगातार जो बॉर्डर है उस पर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर वायलेशन के ऊपर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। और खबरें तो इस तरह की भी हैं कि पाकिस्तान लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा हो जाए, क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है और उसको कहीं न कहीं डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए लगातार पाकिस्तान एक इरिटेंट की भूमिका निभा रहा है। और हम समझेंगे आज के हमारे ख़ास मेहमान से, कर्नल दानवीर सिंह से, कि आखिर पाकिस्तान जो लगातार ये हिमाकत कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से और बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। थैंक सर, यू। ये बहुत अहम मुद्दा है और जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब भी इस तरह का सीज़ फायर का उल्लंघन होता है, पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन करता ही रहता है। और अभी भी आज की ताज़ा खबर ये है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही हरकत की है और ये होता रहता है। जो भारत ने जिस तरह से उनको मुँहतोड़ जवाब दिया था, क्या वो उसको भूल गए हैं या एक और इस तरह का जवाब देने की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान करना चाह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है भारत से? पाकिस्तान का तो ये डीएनए है, उसमें भारत नफरत और भारत विरोध जो है पहले दिन से। और जो करारदाते पाकिस्तान है तब से 1940 से, मेरे ख्याल से तब से वो है। तो वो तो चेंज होने वाली नहीं है। और अभी जी। हाल ही में जो एक इन्होंने कश्मीर डे मनाया था, तो आसिम मुनीर ने क्या कहा था? उसने यही कहा था कि हम अपनी जिद्दोजहद जो है जारी रखेंगे और हम पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, फला ढिमका, जो जनरली वो बातें करते हैं हर बारी। तो वो एक घिसी पिटी बात उन्होंने करी, लेकिन उसका इंडिकेशन ये था कि हम टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे, हम टेररिज्म अपना जारी रखेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी मजबूरी है पाकिस्तान की अब। अगर पाकिस्तान को अपने आप को समेट के रखना है तो ये वाला कार्ड उसको खेलते रहना पड़ेगा। और ये खेलना, ये जो कार्ड है, ये अभी अब पठानों में नहीं चल रहा, बलूचियों और सिंधियों में तो पहले भी नहीं चल रहा था। तो ये सिर्फ बेसिकली पंजाबी मुसलमानों को टारगेट में रखते हुए और ये प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है। और ये खास तौर से जब जब बहुत सारे इलाके, उनके फजलुर रहमान का जो सेनेट के अंदर बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे इलाके हैं जहां से पुलिस पहले छोड़ के चली गई थी, अब वहां से फौज भी चली गई है। तो उन्होंने कहा कि अब आप समझ सकते हैं कि वहां पर किसकी हुकूमत चल रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत गंभीर हो जाता है पाकिस्तान के लिए। और फिर वो अगर डाइवर्शन करना है तो फिर वो कश्मीर एक बेस्ट उनको लगता है, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी भूल गए हैं। कश्मीर चेंज हो गया है। कश्मीर ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर लोगों की सोच बदली हो गई है और बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो वो वाला सपोर्ट जो वो ढूंढ रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन साथ साथ ये भी खदशा जारी किया जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है कि जो रजौरी पूंछ वाले इलाके हैं, उनके एसएसजी कमांडोज कहीं इन्फिल्ट्रेट तो करके नहीं आ गए। क्योंकि 2-3 महीने पहले जो उन्होंने कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए थे जो बहुत ही मिलिट्री स्टाइल थे, और वो टेररिस्ट का हाथ उसमें डायरेक्टली प्योरली बाय द टेररिस्ट, मेरे ख्याल से उसको कह के ट्रिवलाइज कर देना होगा। क्योंकि उसमें पाकिस्तानी एसएसजी के जो सिग्नेचर्स हैं वो मिलते हैं। और अभी हाल ही में एक बैट एक्शन किया था, उन लोगों ने बैट एक्शन हुआ था एलसी के ऊपर, पुंछ के अंदर, जिसमें उनके सारे के सारे भारतीय फौजियों ने बंदे मार दिए थे, जो ये
पोस्ट को रेड या पोस्ट पे हमला करने आ रहे थे। तो ऐसे कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे आप ये जो कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने एलसी के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ा दिया है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने प्रेशर काफी बढ़ा दिया है और ये उसकी मजबूरी है जो मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो एक मैं सुन रहा था अजीत डोभाल का एक वक्तव्य जो भारत के एनएसए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी डिफेंसिव पॉलिसी है और कोई आप पे ईंटें बरसाएगा, 100 ईंट बरसाएगा, तो आप कितनी भी रोक लें, कुछ ईंटें, कुछ पत्थर आपको आके लगेंगे, आपको जख्म भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर ऐसा होगा और अगर हम ऑफेंसिव करें, तो हम ऑफेंसिव जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट युद्ध लड़ें। और जितनी फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में गहरी हैं, उतनी शायद और इस पूरे खित्ते इलाके में नहीं मिलेंगी आपको। तो ये सारी चीजें को देखते हुए पाकिस्तान को भी असलियत मालूम है, उनको भी मालूम है कि वो कहाँ खड़े हैं। और अगर ऐसा हुआ और ऐसा चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये बलूचिस्तान खो देंगे। और तो अजीत डोभाल का ये स्टेटमेंट था कि ना उसमें न्यूक्लियर जंग है, ना उसमें डायरेक्ट जंग है, और ये इस तरीके से ये कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई में ये इतना बड़ा खेल हो सकता है। तो फजलुर रहमान की बात को और अजीत डोभाल की बात को जोड़ते हुए आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर खतरा ज्यादा मंडराया हुआ है। और जैसा कि अजीत डोभाल ने कहा कि वो आपके ऊपर 100 पत्थर मारेंगे, तो 2-4 पत्थर तो आपके लगेंगे, आपको चोट भी लगेगी। तो उसके लिए हम और आप सब तैयार हैं। और जैसा कि पाकिस्तान ने प्रयास किया है पीछे कि वो एलसी के ऊपर फायरिंग करके अमन अमान को बर्बाद करने का जो प्रयास किया है, तो उसमें अभी तक तो फिलहाल विफल रहा है। तो आगे देखते हैं। जी, बिल्कुल, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान भारत को कहीं न कहीं कुछ इस तरह के एंगेजमेंट में लाने की, इस तरह से एंगेज करने की कोशिश करेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा हो जाए ताकि भारत की तरक्की रोकी जा सके, या उसके पीछे कोई और भी उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जो जिस तरह से पाकिस्तान में नेशनल मूवमेंट्स तेज़ी पकड़ रहे हैं, बलूचिस्तान की आपने बात की, मौलाना फजल रहमान ने जो असेंबली में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैंने चर्चा भी की एक बलोच नेशनल मूवमेंट के एक एक्टिविस्ट हैं उनके साथ, उन्होंने बताया जो भी स्थिति वहाँ पर है। तो ये बात तो है, इनफैक्ट हम सिंध की बात करें, पख्तूनख्वा और ये सारे एरिया में, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं वो त काफ़ी तेज़ी पकड़ रहे हैं। ऐसे में कश्मीर ही एकमात्र उनके पास एक मुद्दा रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक असेंबली में अपना एक बिल भी पास किया है कि भारत कश्मीर में पेल्विसाइड करवाए। तो इस तरह की चीज़ें लगातार, ऐसे में भी उनका फ़ोकस कश्मीर के ऊपर ज़्यादा है, जबकि वो कोई अथॉरिटी नहीं है ये कहने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का तो कोई लेना-देना नहीं है कश्मीर से। तो ये सारी चीज़ें क्या ध्यान भटकाने के लिए हो रही हैं, जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, जो सारी भी चीज़ें चल रही हैं, ये ध्यान भटकाने का ये एक तरीका है, या इसके पीछे और भी कुछ बड़ा हो सकता है? और इसके पीछे मेरे को तो नहीं लगता कुछ और बड़ा हो सकता है, और बड़ा करने हुँ, का तो वो प्रयास पूरा करेंगे। उनके बस चले तो वो मुंबई दोबारा कर देंगे, उनका बस हुँ, चले तो पुलवामा दोबारा कर देंगे। तो वो तो ऐसे कामयाब नहीं होंगे, और अगर ऐसा गलती से कर देते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा कहर टूट जाएगा। तो हुँ, मेरे को नहीं लगता कि वो इस लेवल तक जाएँगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या हो सकता है। और जितना ये कश्मीर, कश्मीर करेंगे, अब वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी उनको रियलिटी का पता लग गया है, जो पाकिस्तान के हैं। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि ये सब फालतू की बातें हैं। और अगर प्लेबिसाइड भी करा दें तो भी पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर नहीं आएगा। अवाम की अगर पल्स आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, वो बिल्कुल किसी भी हालत में पाकिस्तान के तो किसी भी लिहाज से उसके पक्ष में नहीं है। तो वो तो पाकिस्तान का ये ख्वाब है, ये तो ख्वाब जो है वो बिखर चुका है उसका। और बस यही है कि ध्यान आप कह सकते हैं कि भटकाने के लिए अपने लोगों को एक जैसे पाकिस्तानी लोग अपने उसमें बोलते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे, आई डोंट नो व्हाट डज़ दैट मीन, कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लो। लेकिन उन्हीं की भाषा में मैं बोलता हूँ कि भई वो उन्होंने एक ट्रक की बत्ती जला दी है। अब चलो ट्रक है वहाँ पर और ट्रक में बत्ती भी जलती है, तो उसके पीछे वो लोग इतने अहमक और मूर्ख हैं
कि अब वो उस ट्रक के पीछे-पीछे चलने लगेंगे और ट्रक के ऊपर लिखा हुआ है कश्मीर। ऐसे ही एक कश्मीर उनको मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे कश्मीर होंगे फिर उनके पास तो। उनके पास तो उनको क्या-क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन वो क्या-क्या खोएँगे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो खोएँगे क्या-क्या। जी। जी। सर आपने कश्मीर में जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी बात की और कई सारे क्योंकि हमको पता है कि पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, पहले भी करता था, अभी भी करता है। हालाँकि सरकार ने उस पर काफ़ी हद तक कोशिश की है उस पे कंट्रोल पाने की और उसमें सक्सेसफुल भी रही है। लेकिन सर लगातार जो ये इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कहाँ पे ऐसा कुछ छूट जा रही है कमी जिसकी वज़ह से अभी भी पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर पा रहा है कश्मीर में? और जबकि जो कश्मीरी हैं उनका माइंडसेट में काफ़ी पहले से फ़र्क आया है। हमारी फ़ौज बहुत अच्छा काम करती है। कहाँ पे सर अभी भी गैप छूट जा रहा है? देखो 100% तो बॉर्डर कभी भी सील नहीं हो सकता हुँ, और कहीं न कहीं कोई न कोई गैप ज़रूर मिलेगा। कहीं हुँ, न कहीं फेंसिंग जो कहीं न कहीं आपको फेंसिंग टूटी हुई मिल जाएगी, टूट जाती हैं, बर्फ़ गिर गई, बर्फ़ में स्लाइड आ गया, तो वो टूट गई। बारिशों में लैंडस्लाइड हो गया, तो फेंसिंग निकल गई। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बारी कई जगहों पर फेंस इतने समय से लगी हुई है कि वहाँ पर अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पेड़ और पेड़ की टहनियाँ इतनी ऊँची-ऊँची हो गई कि वो फेंस जो है ओवरशैडो हो गई है। वहाँ के पेड़-वेड़ काटना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल हैं। तो इस तरीके से फेंस इतनी लंबी है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है और होती भी रहती है। तो लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ अ, रह जाता है गैप, उसका दुश्मन फ़ायदा उठा लेता है। तो ये 100% तो कभी भी आप सील कर देंगे बॉर्डर को और कामयाब हो जाएँगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल। सर कुछ इलाके कश्मीर के ऐसे हैं जिनको लेकर आज भी कहा जाता है जैसे साउथ कश्मीर की बात करते हैं जहाँ पर बहुत चैलेंजिंग रहता है हमारी फ़ौज के लिए काम करना क्योंकि स्थिति काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गंभीर रहती है और उसी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन भी काफ़ी पाकिस्तान की तरफ से होता है। वो थोड़ा-सा वल्नरेबल एरिया माना जाता है। तो सर अगर हम बात करें कि जैसे कि सरकार ने कश्मीर को लेके काफ़ी पॉलिसीज़ भी अपनाई हैं, उनको मेन स्ट्रीम में एंगेज करने के लिए स्टूडेंट्स को पत्थरबाज़ी और बहुत सारी चीज़ें कश्मीर में डेवलपमेंट की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इनफैक्ट अगर कुछ पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं, वो पब्लिक से बात करते हैं, उसमें पब्लिक व्यूज़ भी कश्मीर को लेकर उनके नज़र आते हैं कि हमारा जो कश्मीर है और वहाँ की कश्मीर में कितना अंतर है और जो इंडिया जो एक्चुअली कश्मीर है और जो उनके पास तो ख़ैर जम्मू का एक रीजन है जिसको वो कश्मीर कहते हैं। लेकिन जो सब फ़र्क है जो कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि एक आज़ादी की आवाज़ ऑक्यूपाई जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, आवाज़ उठ रही है। ऐसे में क्या वजह से ये है कि क्योंकि कश्मीर ने बहुत तरक्की की है, भारत इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितना पाकिस्तान आईएमएफ के वो लोन के लिए भटक रहा है, उससे कई गुना तो सिर्फ़ कश्मीर में ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया भारत ने। तो क्या इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कश्मीर इतनी तरक्की कर रहा है, तो हम भी अपने टूटे हिस्से के साथ जुड़ जाएँ? या पहले से ही कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपाइड जो एरिया है, उस पे इतना जब्र और ज़ुल्म पाकिस्तान की तरफ से हुआ, इस वजह से लोग आज़ादी की माँग कर देखिए रहे हैं? पाकिस्तान आपको क्या के अंदर अगर गिलगिट बल्तिस्तान का इलाके की बात करें तो ये शिया मेजॉरिटी एरिया है जी, और पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी वाला जो खेल है वो बहुत स्ट्रांग है और उसके जी, चलते यहाँ पे गिलगिट में खास तौर से पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंज का भी प्रयास पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत रहा है और तो खैबर पख्तूनख्वा से बहुत लोगों को सेटल कराया गया है। फिर चाइना के सीपीएसई प्रोजेक्ट से वहाँ पर बहुत सारी ज़मीनें जो हैं पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं, जिसकी वजह से जो आम गिलगिट और बल्ताई लोग हैं उनकी जो आमदनी है, जो उनकी जो रेगुलर रूटीन है, उस पे बहुत फ़र्क पड़ा है और जो पैसा सीपीईसी से कमाया जाएगा, उसमें लोकल लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, उसमें कोई उसका
फायदा या मफाद जो है वो नहीं है। तो ये सब देखते हुए वहाँ का आम जो आदमी है, वो ये कहता है कि अगर मेरा रिलीजन सेफ नहीं है, मेरी 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 रिलीजियस बिलीफ को आप स्टेट मशीनरी से टारगेट कर रहे हैं, फिर आप मेरी इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हैं, तो मेरे को आपके साथ क्यों रहना है जब मैं आपका हूँ ही नहीं? तो हुँ। आपने जबरन इस इलाके पे कब्जा किया हुआ है। तो ये सब के चलते उन्होंने ये भी देखा कि भाई अ, कश्मीर में तो बड़ा प्रोग्रेस हो रही है, जबकि इंडिया सेकुलर कंट्री है और ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तो असलियत तो छुपाई नहीं जा सकती। आप कितना भी झूठ बोल लें, कब तक झूठ बोलेंगे, प्रोपेगेंडा कब तक करेंगे, प्रोपेगेंडा के हुँ। पैर इतने लंबे दूर तक नहीं जाते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं और इसको आप नकार नहीं सकते कि ये फैक्टर नहीं है। और हुँ। पाकिस्तान की फौज को भी दिखता है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कितने डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हुए हैं, मुजफ्फराबाद में हुए हैं। तो पीओके एज सच पूरा का पूरा इसके अंदर बहुत अनरेस्ट है फौज को लेकर और इकोनॉमी को लेकर, तो ये इशू तो है। जी, लेकिन सर कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी रहेंगी कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट ट्रम्प की अभी मुलाकात हुई बीते दिनों, तो उसमें ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि कश्मीर को लेकर भी उसके भी हालाँकि ये सारा ओपन इस तरह से मीडिया में चर्चा नहीं हो रही, बट इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि कश्मीर को लेकर भी बातचीत हुई है और हमारे रक्षा मंत्री भी पहले कई बार बोल चुके हैं कि कश्मीर बहुत जल्दी का जो हमारा एक हिस्सा है, वो हमारे पास वापस आ जाएगा। ऐसे में से सवाल ये उठता है कि अगर कश्मीर हमारे पास आता है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस या इम्बैलेंस की आपने बात की, कश्मीर में जो ऑक्यूपाइड हमारा एरिया है उसमें, तो एक चैलेंज सरकार के लिए रहेगा। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने गाज़ा के लिए बयान दिया था कि हम सब उनको उठाकर कहीं और प्लेस कर देंगे, फिर इसको डेवलप करेंगे। क्या इस तरह का कुछ किया जाएगा या कुछ और भारत की पॉलिसी हो सकती है? अरे क्योंकि बहुत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वहाँ कश्मीरियों को क्यों हटाया जाएगा भाई? क्योंकि कश्मीरी सर वहाँ पे कश्मीरी के अलावा वहाँ पे पंजाबी हैं, वहाँ पे और भी लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो पता नहीं वहाँ पे मतलब कि भारत फौजियों को भी अपने आप भारत प्लॉट अपने अलॉट किए गए हैं। देखिए भारत तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। भारत कर भी नहीं सकता है, वो तो भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर एंटी पाकिस्तान फीलिंग है, वो अपने आप एक दिन हूबहू अपने आप वो आके हमसे मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे जब वहाँ पर बगावत जैसी स्थिति हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त सिमरिंग अनरेस्ट है पीओके के अंदर। तो हाँ, एक ये भी है कि बहुत सारे पंजाबियों को वहाँ पे सेटल किया गया है, ज़मीनें दी गई हैं, डेमोग्राफी चेंज करने की वहाँ पे बहुत बड़ी कवायद पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान की फ़ौज ने करी है, तो उससे तो इश्यू है ही। वी कांट डिनाई दैट इश्यू। और ये इश्यू और ये प्रॉब्लम तो बहुत क्रॉनिक है। और कहीं भी किसी भी इलाके की अगर डेमोग्राफिक परसेंटेज जो है वेरी करती है या कराई जाती है, तो उसका बहुत दूर तक इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल भी और सोशियो इकोनॉमिक भी। तो अगर ऐसा है और जो कि एक्चुअल में वास्तव में है, तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और ऐसा पाकिस्तान ज्यादा देर तक अपना गेम ऐसे खेलता रहेगा, ऐसा मुश्किल है। जी, और इसके अलावा सर एक और है क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी टेररिस्ट के कैंप्स और ये सारे बेस कैंप्स बनाए हुए, वो वहीं पे उसी इलाके में हैं। तो ऐसे में ये भी एक चैलेंज सरकार के लिए इन फ्यूचर हो सकता है। तो कैसे टैकल किया जाएगा ये सारा कुछ? अब पता नहीं कैसे किया जाएगा, लेकिन अगर ये टेररिस्ट कैंप्स ये क्या को एस्केलेट पॉसिबिलिटीज़ हैं करके सर आपके हिसाब से क्योंकि आप फ़ौज में रहे हैं, इन सारी इस तरह की स्थिति को भाई कैसे देखो, जो जो भी चीजें अभी तक पुराने पास्ट में हुई, अगर ये आतंकवाद को बढ़ाते हैं और इन टेररिस्ट कैंप्स का के अंदर एक्टिविटी भारत को अपनी खुफिया जानकारियों से, सैटेलाइट से, यूएवी से ये समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारत कोई ना कोई एक्शन करेगा। और अभी हालिया में अगर आपको याद हो, हमास के आतंकवादियों ने और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुजफ्फराबाद में एक रैली में यकजहती दिखाई थी, एक मंच पे खड़े होके और एब्सोल्युटली अ, सर। नारे बुलंद किए थे। तो वो बेसिकली एक मैसेज भी दे रहा है कि देखिए हम हमास टाइप एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश कर लें। ना वो हमास है और हम इंडिया हैं, और
हमें मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि अगर ये थोड़ी सी भी कोशिश कर लेंगे तो इनके लिए बहुत 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 घातक साबित होगा। इनको समझ नहीं आएगा कि बिल्ली कहाँ इनको काट गई, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सब बिल्ली नहीं, अब तो शेर काटेगा इनको, दहाड़ के निकल जाएगा शेर। हाँ, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को संभालना। जी। और एक एक बहुत बड़ी हिरस भी है, बहुत ज़्यादा इनको सदमा भी लगा हुआ है कि वो कहाँ और हम कहाँ, और एक बहुत ही जैसे सर, वो एक इट इज़ नया सदमा टिपिकल। उनको ये लगा हुआ है कि ट्रम्प के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उसको भारतीयों को दिए जा रहे हैं, और कुछ पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल कलेजा फटा जा रहा है कि भाई देखो जितने भी भारतीय हैं उनको दिए जा रहे हैं, कैश पटेल हो, पॉल कपूर हो, तुलसी गैबर्ड हो, सबको दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अब पाकिस्तान का क्या होगा? ये तो सारे पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं, अब हमारा क्या होगा? एक तो वैसे ही अमेरिका के साथ दाल नहीं गल कुछ रही नहीं होगा और ये सारे इंडियंस एक को दिए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज, भाई एफबीआई के चीफ कैश पटेल। पाकिस्तान तो एक वेस्टर्न कंट्रीज का प्रोजेक्ट है और एब्सोल्युटली। वो किसी मकसद से लेके आए थे। और हुँ, अगर आप इसको इस नजरिया से देखें कि ट्रम्प ने पूरी पॉलिसी चेंज कर दी है, हुँ, उसने नेटो को नहीं छोड़ा, उसने यूक्रेन से हाथ पीछे खींच लिए, वो अपने पैसे जाया नहीं करना चाहता। तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान को एड देगा? जो पाकिस्तान एड पे जिंदा रहा है, जी, पाकिस्तान को एड नहीं देगा। अब वो वापस खींच लेगा अपने हाथ। और इससे बहुत तकलीफ तो है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के लिए, उसके जो मुस्तकबिल के लिए अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू बात किया जाए, तो ये ज़्यादा देर कहानी चलने वाली नहीं है। और ये याद रहे कि ट्रम्प ने जो अमेरिका की फौजें जिस तरीके से अफगानिस्तान से भाग गई थी, उनको बहुत ही शर्मनाक वाकया अपने इतिहास के लिए बताया है। और ट्रम्प एक नेशनलिस्ट है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ धोखाधड़ी करी थी उसमें, वो बिल्कुल कतई नहीं भूले होंगे और ना भूलेंगे। और वो अपने तरीके से इसका बदला लेंगे। सारे बदले बम और मिसाइलें चला के नहीं होता है। तो वो एब्सोल्युटली बदला सर। लेंगे। और पाकिस्तान के अंदर अगर परेशानी है, वहाँ के लोग घबराए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही घबराए हुए हैं, घबराना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ कि रोज वो घबराहट जो है वो तेज होनी चाहिए। क्योंकि शेर आया तो शेर वाकई आ रहा है, क्योंकि आपको ये हर जगह पे उसके असर जो है नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि नेटो और यूरोप में अगर हो सकता है, तो पाकिस्तान तो उनके किसी बिल्कुल, लिहाज से नेटो, यूरोप, डब्ल्यूएचओ, यूएसएड, सैकड़ों हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो कि तो जिससे हड़कंप मच गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को नहीं, वो पाकिस्तान से तो कोई रिश्तेदारी नहीं है उसकी। और जी, उसने एब्सोल्युटली। हाँ, उसने एक बड़ी खूबसूरत बात भी कही थी। उसने याद दिलाया था कि पिछली बार जब मोदी आए थे और कोई पाकिस्तान को लेकर बात हुई थी, तो क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने पुरानी विजिट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई थी मोदी से, मोदी ने कहा कि इनको हम डील करना जानते हैं, तो आप टेंशन ना लें बेसिकली, तो वो डील कर लेंगे। तो वो ये डील भी मोदी से ही करवाएंगे। और ऑब्वियसली इनको अब पैसे वैसे एड वेड तो नहीं मिलेगी, बट इनकी जो आगे की जो डीलिंग है और वो है, वो भारत के थ्रू होगी। भारत को सेंटर स्टेज पे रखा जाएगा, रखा गया है, क्योंकि उसका एक अलग स्ट्रेटेजिक मीनिंग है। अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। नेटो एब्सोल्युटली। का रेलेवेंस अमेरिका के लिए अब उतना नहीं है जितना अब भारत का रेलेवेंस है, क्योंकि फोकस अभी साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन और चाइना की तरफ हो गया है। चाइना एब्सोल्युटली। अमेरिका को ललकार रहा है। और अगर ये चेंज कोर्स ना हुआ, तो वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया की वाहिद एक सुपर पावर होगी, और वो होगी चाइना। और अमेरिका को वो दिख रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं है। उसको भारत जैसे मुल्क की मदद चाहिए, जो अपनी डिफेंस और दिफा के लिए खुद पैसे खर्च करता है, अपना रिसर्च और ये सब उसका अपना है। और जो कि यूरोप में नहीं है। यूरोप में, और उसको इसी बात की नाराजगी है कि भाई तुम्हें तुम्हारी दिफा के लिए पैसे हम खर्च करते हैं, आप तो अपने ऊपर करते ही नहीं खर्च, आप तो मजे में रह रहे हैं। तो वहां तो उनको सेट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हुँ, इसको पूरे खेल को समझें, तो भारत ऑटोमेटिकली अ, उसका जो फ्यूचर है इस पूरे रिलेशन में, वो नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। जी।
बिल्कुल और ये सब डेवलपमेंट्स हमें प्रेज़िडेंट ट्रम्प के आने के बाद जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर नज़र आ रहा है। अब काफ़ी उम्मीदें की जा रही थी कि किस तरह के चेंजेज़ आएँगे, वो अब क्लियर हो गया है और शुरुआत के हफ्तों में ही प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जो अपने आप में ये दिखाता है कि कितना अहम है भारत और यूएस के बीच का जो रिश्ता है। क्योंकि शुरुआती हफ्तों में वो बहुत क्लोज़ जो उनके पार्टनर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उनसे मुलाकात करते हैं और वैसा ही होता हुआ नज़र आया है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।